प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्टैटिस्टिक्स का अगला भाग। आज का जो विषय है उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आप ये समझें, स्टैटिस्टिक्स का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो यहां से शुरू होता है। अब तक इससे पहले हमने 5 टॉपिक तैयार किए थे। उन 5 टॉपिक के लिए हमने टोटली 4 वीडियो बनाए थे। वो आपके बेसिक और थियोरी की क्लासेस थी। आज हम बेसिक सीखेंगे और यहाँ से आपके धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो यहाँ से शुरू होते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एक नए जोश के साथ। सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, क्लासिफिकेशन आपका नेक्स्ट स्टेप है। जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उनको एडिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में अब आप उनको वर्गीकरण करते हैं। यानी जो डेटा आपके पास अब तक शेड्यूल्स और क्वेश्चनियर्स के रूप में है, अब आप उसे टेबल्स के रूप में, सारणियों के रूप में और उससे भी पहले की प्रक्रिया अलग अलग वर्गीकरण करने वाले हैं। एक्चुअली आप सब जानते हैं कि जब डेटा कलेक्ट होता है तो अलग अलग क्षेत्रों से वो कलेक्ट होता है, अलग अलग व्यक्तियों से वो कलेक्ट होता है। अब हमको उन जितने भी डेटा हैं उनको वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। वर्गीकरण का मतलब आप यहाँ पे ये समझें कि जो डेटा आपके पास कलेक्ट हुए उसको रिसर्चर अपनी सुविधा के लिए, सुविधा के अनुसार जैसा कि उसको रिसर्च के लिए चाहिए, वो अलग अलग भागों में बांटेगा। संख्याएं या तथ्य 2 प्रकार के होते हैं। वे तथ्य जो गुणों के रूप में हैं जिसे गुणात्मक कहते हैं, और वे तथ्य जो संख्याओं के रूप में हैं जिसे संख्यात्मक कहते हैं। उन दोनों का ही अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। इसीलिए वर्गीकरण की 2 विधियां हम देखते हैं। आप देखें, आज के टॉपिक में हमने लिया है वर्गीकरण के 2 विधियां। पहली विधि देखिए क्वालिटेटिव और दूसरी क्वांटिटेटिव, यानी गुण और संख्या 2 तरह के वर्गीकरण हम देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गुणों के बारे में वर्गीकरण बहुत सामान्य है, सिंपल है, क्योंकि उसमें संख्याओं का भाग नहीं होता। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लें, गुणों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कई बार जब हम गुणों को 2 भागों में बांटते हैं तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है किसी भी गुण के उपस्थित होने या नहीं होने को ही बताना। इसे कहते हैं द्विंद्व भाजन, डेकोटोमी। डेकोटोमी के अंतर्गत हम 2 भागों में बांटते हैं। जैसे किसी गुण के उपस्थित होने और नहीं होने में हाँ और ना को बताना। जैसे कोई व्यक्ति चाय पीता है तो उसका आंसर होगा 2 ही भाग होंगे, हाँ या ना। कोई स्मोक करता है तो उसके 2 भाग होंगे, हाँ या ना। तो इस तरीके से गुणों को जब 2 भागों में बांटा जाता है उसे द्वंद्व भाजन कहते हैं, डेकोटोमी कहते हैं। ये फर्स्ट तरह का वर्गीकरण होता है। इसके बाद में जो गुणों का दूसरा वर्गीकरण है वो है बहुगुण, बहुगुण विभाजन, मैनीफोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसके अंतर्गत हम उसको कई भागों में बांटते हैं गुणों को। तो वो आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, आप जल्दी देखिए बोर्ड पे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूं जनसंख्या, और जनसंख्या को हम बांटते हैं 2 भागों में, मेल और फीमेल। तो जब आप मेल और फीमेल के 2 भागों में इसे बांटते हैं तो इसके आगे आप इसमें 2 भाग फिर से बनाते हैं, मैरिड, अनमैरिड। इसी तरह से इसमें भी हो जाता है मैरिड और अनमैरिड। मैरिड और अनमैरिड करने के बाद में फिर इसके वर्गीकरण में आप जाते हैं। मैरिड में आप ले सकते हैं शिक्षित और एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड या अनएजुकेटेड। तो ये आप देखें, एक से यहाँ पे विभाजन हुआ, फिर यहाँ विभाजन हुआ, फिर यहाँ पे हुआ। अब इसके बाद में भी आप ले सकते हैं एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। तो इस तरीके से आप देखो, गुणों को
हम कई भागों में बराबर लगातार सीक्वेंस में बांटते रहे, ये मैनीफोल्ड कहलाता है, बहुगुणी। तो आपने देखा वर्गीकरण का जो पहला भाग है जिसमें हम गुणों का वर्गीकरण करते हैं, गुणों को बांटते हैं, तो उसमें हमने दो तरीके के देखे। पहला डिकोटोमी और दूसरा आपके हो गया मैनीफोल्ड। इस तरीके से हमने उनको बांटना देखा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो कि गुणों को किस तरह से बांटा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण आप देखें यहां से शुरू हो जाता है स्टैटिस्टिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट, क्योंकि अब संख्याएं शुरू हो गई हैं। अब हमें सवाल को सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना, वो सारे भाग आते हैं। तो संख्यात्मक वर्गीकरण जब आपके सामने संख्याएं होती हैं, जैसे ऊंचाई, आय, व्यय, है ना, ये सारे जितने भी इस तरह के जो डेटा हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो संख्यात्मक होते हैं, और इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है वो हमें इस भाग में सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्यात्मक वर्गीकरण में हम एक एक करके सारी टर्म्स सीखेंगे। सबसे पहला शब्द जो मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं वो है आपके क्लास लिमिट्स। यहाँ पे मैं लिखता हूं नंबर 1, क्लास लिमिट। क्लास लिमिट्स क्या होती है? जब आप संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर और लोअर लिमिट के जो होती है उसी को ही आप कहते हैं क्लास लिमिट्स। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के एज का हम ले लेते हैं। तो एज के हिसाब से अगर हम आप देखें तो आप देखें यहाँ पे हम लेंगे 20 साल से 25 साल, 25 साल से 30 साल, 30 साल से 35 साल, 35 साल से 40 साल, और इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप ये जो वर्ग देख रहे हैं, ये जो ग्रुप देख रहे हैं, इसमें एक लिमिट जो है वो छोटी है और एक बड़ी है। जो ये 20 है, या इस तरफ जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, ये सारी L1 कहलाती हैं, और इधर जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं वो सारी की सारी L2 कहलाती हैं। L1 लोअर लिमिट होता है, निचली सीमा, और L2 अपर लिमिट होता है। आप देखें ये छोटी संख्या है इसलिए लोअर लिमिट, और इधर ये बड़ी संख्या है तो ये हो गई अपर लिमिट। तो आप देखें इस तरह से इसका सिंबल आप समझ सकते हैं। यानी इस तरफ जो लिखा जाएगा यहाँ पर, वो आपके इधर सारी जो लिखी हुई है वो लोअर लिमिट है, जिसे हम L1 कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं। इस तरफ आपके जो बड़ी संख्या है उसे आप क्या कहते हैं? L2 कहते हैं, और अपर लिमिट कहते हैं। तो छोटी सीमा और बड़ी सीमा जो है वो आपके लिमिट्स कहलाती है, यही आपके कहलाता है क्लास लिमिट्स। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। भाग है वो होता है क्लास इंटरवल। आप देखिए अभी हमने क्लास लिमिट्स समझा था। मैं एक एग्जांपल आपके सामने फिर से रखता हूं। मान लो एक कक्षा में टेस्ट हुआ, तो उस टेस्ट में जो छात्रों के नंबर आए थे उनका हम ग्रुप बनाना चाहते हैं, और वो टेस्ट जो था वो 40 नंबर का था। तो वो ग्रुप उसका क्या बनेगा? मार्क्स का। तो मार्क्स में आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और लास्ट 30 से 40। अब आप इसमें देखें, यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हो गया। ठीक है। इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं। हम इसमें ये मान रहे हैं कि 40 नंबर, पूरे पूरे 40 नंबर किसी के नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि अगर 40 नंबर किसी व्यक्ति के आते हैं तो ग्रुप का एक सिस्टम है कि वो अगले में चला जाता है। वो हम बाद में जरूर बात करेंगे, पर एक बार आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान से समझें, बस इतना ही। अब जैसे ये मार्क्स है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40।
ये है आपका L1, इधर है L2। इन दोनों के जो बीच में गैप है ये ये आपकी कहलाता है आई, इंटरवल। तो अब आप देखें इसका फॉर्मूला बनेगा इंटरवल इज इक्वल टू L2 माइनस L1। ये इसका फॉर्मूला बनता है इंटरवल के लिए। आप देखें बहुत आसान था इंटरवल। तो अब इसमें इंटरवल कितना हुआ, 0 से 10, तो इसके बीच में जो गैप है वो 10 का है। और आप देखें इसमें लगातार 10 का ही गैप है, इसलिए इसे कहते हैं समान इंटरवल। यानी प्रश्न दो तरह के होते हैं, एक जब इंटरवल समान होता है और एक जब इंटरवल समान नहीं होके असमान हो जाता है। तो इंटरवल समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, इक्वल और अनइक्वल। आगे बढ़ते हैं। मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या है? आपने जो अभी ग्रुप देखा, अब आप देखो हर बार ये बात याद रखें, ग्रुप का मतलब जैसे हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, या किसी भी तरह का, यानी L1 और L2 का जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, वर्ग कहलाएगा, हिंदी शब्द उसका है वर्ग। तो ये जो ग्रुप है, उस ग्रुप का जो मिड पॉइंट है उसे मिड वैल्यू कहते हैं। देखें कि एग्जांपल से, जैसे मार्क्स लिए हमने, मार्क्स में हमने कहा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80। ये आपके चार ग्रुप हमने बनाए। अब हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पहली चीज ये है L1, ये है L2। L1 और L2 के बीच में यहाँ पे कौन सा पॉइंट है वो हमें निकालना है। तो इसका बहुत सीधा सा तरीका है, फॉर्मूला आप देखें। इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। ये आपके मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है। L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। 0 और 20 को जोड़ेंगे, और 0 और 20 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इसकी टोटल आएगी 20। 20 में जब आप 2 का भाग देंगे तो पहली जो मिड वैल्यू है वो आपके आ जाएगी 10। फिर 40, 20 और 40 टोटल हो गया 60। ठीक है, तो इस 60 में आप लोगों को क्या करना है कि 2 का भाग देना है, तो आएगा 30। फिर आपके 40 और 60 टोटल हो गया 100। 100 में आप भाग देंगे 2 का, तो आएगा 50। आप देखें इसमें यहां से यहां 20 बढ़ा, यहां से यहां 20 बढ़ा। तो जब 20 और 20 बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें इंटरवल जो है वो इक्वल है, इसलिए जो मिड वैल्यू है वो पहले से लेके आखिरी तक 20-20 बढ़ती जाएगी। तो इसको बिना कैलकुलेट किए भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 70। अब चेक भी कर लें, 80 और 60 दोनों की टोटल हो जाती है 140, और उसमें जब आप 2 का भाग देते हैं तो आता है 70। और आप देखें यहाँ पे भी 20 का गैप है। इसे इस तरह का मिड वैल्यू जो होता है उसमें क्या होगा कि आपके समान इंटरवल था, इसलिए आप पहली मिड वैल्यू कैलकुलेट करें और उसके बाद में इंटरवल जोड़ते जाएं तो आगे की आपके मिड वैल्यू आ जाएगी। असमान मिड वैल्यू में आपको बेस फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, उसमें आपको L1 प्लस L2 बट्टे 2 करना पड़ेगा, तो ही हर एक का कैलकुलेट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं एक एग्जांपल उसका भी अब आप देखें आपके सामने मैंने वो ग्रुप रखा है जिसमें इंटरवल अलग है। तो ऐसी स्थिति में सीधा नहीं होके आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। 0 और 10 दोनों को जोड़ा और उसमें आपने भाग दिया, तो पहला जो आपका आया 10 में 2 का भाग दिया 5। फिर 10 और 30 दोनों को जोड़ा, 40, 40 में भाग दिया 20 2 का। और 30 और 100 130, 130 में आपने भाग दिया 2 का, तो आया 65। तो आप देखें जब समान वर्गांतर होता है, यानी जो
ग्रुप में इंटरवल है, अगर इक्वल है तब आसान होता है, एक कैलकुलेट करो उसके बाद में इंटरवल जोड़ते जाओ। लेकिन जब असमान होता है तो आपको हर बार फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। ये आपका मिड वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसे समझते हैं। इसका एक पुराना नाम जो हम यूज करते थे जब हम 9th 10th में जब हमने ये चीज सीखी, तो उसे बारंबारता हम कहते थे। बारंबार का मतलब होता है जो बार बार आए, और फ्रिक्वेंटली शब्द का मतलब भी होता है जो बार बार होता है, फ्रिक्वेंटली, उसी से ये बना है फ्रीक्वेंसी। होता क्या है कि जब हम बहुत सारी संख्याओं को जब कलेक्ट करते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, उससे आप बेहतर समझ पाएंगे। हमने एक क्लास टेस्ट लिया, तो उस क्लास टेस्ट में हमने क्या किया कि 10 में से नंबर दिए, और मैं क्लास में उन नंबर्स को सुनाने लगा कि देखो ये रिजल्ट आया है। तो जब मैं संख्याएं बोल रहा था तो सबसे ज्यादा बार मैंने कहा 6, ये एक्स 6 नंबर, वाई के 6 नंबर, ये के 6 नंबर, यानी आप देखिए 6 की फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार बोला वो ही उसकी फ्रीक्वेंसी हो। अब जैसे मान लो, मैं आपको इसको बहुत सिंपल और आगे बढ़ा देता हूँ कि हमने क्या करा कि 0 से लेके 10 तक के अंक लिखे। उसमें मेरी क्लास में 50 बच्चे थे, तो 50 बच्चों में जीरो कितनी बार आया, यानी कितने बच्चों के जीरो आया, तो वो कितनी का जो आंसर है वो फ्रीक्वेंसी होता है। फिर 1 नंबर कितनों का आया, 10 नंबर कितनों का आया, 6 नंबर कितने विद्यार्थियों के आया, तो ये 6 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए, या जो कितने का जो आंसर है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। फ्रीक्वेंसी शब्द क्या है, हाउ फ्रीक्वेंट इट कम्स, कितना फ्रीक्वेंटली वो आता है। इसमें आप लोगों को बता देता हूं, फ्रीक्वेंसी जो है वो दो तरह की होती है, खंडित और अखंडित श्रेणी में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए याद रखना है, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी दो तरह की फ्रीक्वेंसियां होती हैं। इसको हम आगे बढ़ेंगे अभी अगले पार्ट में। तो यहां तक आपके चार बातें इसमें पूरी हो गई। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूं सीरीज, श्रेणियां, स्टैटिकल सीरीज। ये आपके तीन तरह की होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। इनके इंग्लिश नाम हो गए, व्यक्तिगत को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, खंडित को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, और अखंडित को बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। ये तीन तरह के नाम इसमें लिए जाते हैं। अब हम इन तीनों को समझते हैं, कैसे बनती है, किस प्रकार इनको बनाया जाता है। देखिए बोर्ड पे। प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्तिगत श्रेणी उसे कहा जाता है जब आप रिसर्च में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सूचना अलग अलग इंडिविजुअली लिखते हैं, तो उसे व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने एक क्लास में टेस्ट लिया, तो टेस्ट लेने पर मेरी क्लास में 50 विद्यार्थी थे, और उन प्रत्येक के नाम मैंने लिखा या रोल नंबर मैंने लिखा, और उसको कितने अंक प्राप्त हुए 10 में से, इसको मैंने लिखा। तो ये आप देखें, हर रोल नंबर के सामने मैंने उसके लिए उसके प्राप्तांक लिखे, यानी मैं हर इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दे रहा हूं, हर इंडिविजुअल के लिए मैं लिख रहा हूं। ये आपकी कहलाता है पहला पार्ट, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। कैसे होती है देखिए बोर्ड पर। रोल नंबर, आप रोल नंबर को नाम समझ लें, आप इसे चाहें तो आप समझें नेम। अगर मैं नाम लिखूं या मैं रोल नंबर लिखूं, दोनों ही स्थिति में व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन में लिखने वाला हूं। मैं रोल नंबर का उपयोग करता हूं, 1,000, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, 4, ये आपके रोल नंबर हैं, सो ऑन। ठीक है, इसके सामने मैं आपके लिखता हूं मार्क्स रिसीव्ड, जिसको आप कहते हैं। तो रोल नंबर 1 के 5 नंबर आए, रोल नंबर 2 के 7 आए,
रो नंबर 3 के 4 आए, और जो 4 है उसके आपके 8 नंबर आए। और इस तरह से मैंने सभी स्टूडेंट्स की मार्क्स अलग अलग लिखे। ये आपके कहलाता है व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, यानी जब आप हर इंडिविजुअल की सूचना लिखते हैं। इसकी विशेषता है वो भी देखें। ये जो मार्क्स है इसको हम कहते हैं, ये जो पूरा है इसको हम कहते हैं एक्स। यानी जब किसी सीरीज में केवल एक्स हो तो उसे इंडिविजुअल सीरीज कहा जाता है। मान लो यहाँ पे रोल नंबर नहीं भी दिए होते और सिर्फ मार्क्स ही दिए होते, तो ये आपके, चूंकि प्रत्येक विद्यार्थी को ये इंडिकेट करती, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ मार्क्स देना भी, यानी केवल एक्स ही दिया हो, तो उसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। उसका बहुत सीधा सा कारण है, क्योंकि जब हम आगे फॉर्मूले सीखेंगे उस समय हर सीरीज का अलग अलग फॉर्मूला हमें सीखना है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, ये 3 नाम आप याद कर लें। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, क्योंकि हमारे जितने भी आगे हम सॉल्यूशन करने वाले हैं वो सारे इसी बेस पर होंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल सीरीज आपने देखा, समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए लेता हूं नेक्स्ट, खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी क्या है? डिस्क्रीट सीरीज आप ये समझें, व्यक्तिगत श्रेणी का ही सुधरा हुआ रूप है। मैं रिपीट करता हूं, व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज जो हमने बनाई थी उसी का सुधरा हुआ रूप है। आप देखें, जब विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए क्लास टेस्ट में, यानी क्लास टेस्ट में जब मैं पहले 50 विद्यार्थियों का ले रहा था, तो संभव था कि मैं हर स्टूडेंट के सामने उसके नंबर लिख दूं और उसके आधार पर एनालिसिस कर लूं। लेकिन मान लो हम एक टेस्ट लेते हैं जिसमें आपके विद्यार्थियों की संख्या 100-200 तक पहुंच जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप हर स्टूडेंट का अलग अलग नहीं लिख सकते हो। तब आप क्या करते हो वो देखिए। वही चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सबसे पहले लिखेंगे मार्क्स। तो मार्क्स में आपके 0 से स्टार्ट होके 10 तक हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आता है? अब कितने विद्यार्थियों के कितने नंबर आए वो मैं उस तरफ लिखता हूं, जिसको मैंने कहा फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अब मैं इधर लिख देता हूं। तो 0 नंबर प्राप्त करने वाले जो थे वो 15 विद्यार्थी थे, इसमें 40 थे, इसमें 20 थे, इसमें 70 थे, इसमें 90 थे, इसमें आपके 30 थे, इसमें 20, 10, 6 और 5, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आप देखें, इंडिविजुअल सीरीज में आप इतने विद्यार्थियों को अगर लिखते तो बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा टाइम खर्च भी होता, समझ में भी किसी व्यक्ति को आता नहीं। पर अब आप इसको देखकर एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। आपको पता चला होगा कि ज्यादा विद्यार्थी किस तरफ है। चूंकि ये आगे हम बढ़ेंगे, इसका रिसर्च भी हम सीखेंगे, लेकिन आप देखें व्यक्तिगत श्रेणी में ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि संख्याएं बहुत बढ़ जाती। तो संख्याओं को छोटा करने के लिए आप कौन सी सीरीज का उपयोग करेंगे? आप उपयोग करेंगे खंडित श्रेणी। आप देखो, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस पूरी संख्या में मैंने एक संख्या छोड़ दी। क्या था? 9। इंटेंशनली छोड़ा था। 9 नंबर किसी विद्यार्थी के आ ही नहीं थे। ठीक है, यानी खंडित श्रेणी को खंडित क्यों कहते हैं? वो, अगर कोई विद्यार्थी के 9 नंबर आए नहीं तो इस सीरीज में उसको जगह भी नहीं दी जाएगी। टूट गई सीरीज। कहां से टूटी?
8 के बाद में सीधा 10। इसीलिए इसे कहा जाता है खंडित श्रेणी, यानी जो है उसको ही लिखना है। अब 9 नंबर किसी विद्यार्थी के थे ही नहीं, तो इसलिए हमने इस सीरीज में उसको जगह नहीं दी, और हमारी सीरीज टूटी भी है, इसलिए हम इसे खंडित श्रेणी कह देते हैं, डेस्करेट सीरीज कह देते हैं। अब हम आते हैं इसकी विशेषता पर। इसकी विशेषता आप देखिए, इसमें मार्क्स हैं, जिसको हमने पहले कहा था एक्स, अभी भी मैं वही यूज कर रहा हूं मार्क्स के लिए एक्स, ठीक है, जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो जो चर है वो हो गया एक्स, और जो फ्रीक्वेंसी है यानी कितनी बार, वो कितनी बार आया है, हाउ फ्रिक्वेंट, यानी 0 नंबर 15 विद्यार्थियों के, 1 नंबर 40 विद्यार्थियों के, ये आपके कहलाता है फ्रीक्वेंसी। यानी इसमें दो चीजें आपको मिलेंगी, यानी जब आपको एक तो मिलता है एक्स और दूसरा मिलता है एफ। तो जब किसी भी सीरीज में एक्स और एफ हो तो उसे आप खंडित श्रेणी कह सकते हैं। कोई दिक्कत विद्यार्थी? ये इसकी पहचान होगी। अब हम बढ़ते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है? कंटिन्यूअस सीरीज में हम पढ़ते हैं थर्ड स्टेप, यानी मान लो अब वो ही क्रम में अगर हम चलें, इंडिविजुअल सीरीज से हम आगे खंडित श्रेणी। अब मान लो इसमें भी संख्याएं बहुत बढ़ जाए, यानी जो संख्या है, आप पहले जो 10 में से नंबर दे रहे थे तो इट वाज इजी कि आप उसको एक पेज पे लिख पाए, 0 से 10 तक लिख दिए। मान लो आपके जो मार्क्स हैं वो 100 में से हों, तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको थर्ड फेज में जाना पड़ेगा, यानी संख्याएं जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे हम व्यक्तिगत व्यक्तिगत से खंडित और खंडित से अखंडित सीरीज की तरफ बढ़ते जाते हैं। देखिए कैसे होगा अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी के लिए अब आप जैसे मार्क्स हैं, मैंने आपसे कहा मार्क्स 0 से 10, 100 में से हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इस तरीके से आगे कंटिन्यू लगातार। आपने देखा हमने इसमें मार्क्स लिखे, इस बार हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे लिखा। ये कहलाता है ग्रुप, यानी जब आपके मार्क्स ग्रुप में लिखा हुआ हो, यानी जो ये है एक्स ही, पर जब ये ग्रुप में लिखा हुआ होता है तो हम इसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इसे एक्स नहीं बोल के ग्रुप बोल देते हैं। तो ये इसकी पहली पहचान होगी। अब इसके सामने हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में हमने यहाँ पे लिखा 5, 18, 10, 20, 5, 2, और इसी तरीके से आगे। आप देखें, अगर मान लो इस सीरीज में किसी भी व्यक्ति के 9 नंबर ना हो, किसी के 15 नंबर ना हो, किसी के 34 नंबर किसी के आए नहीं थे, तो भी वो इसमें है, क्योंकि सीरीज के कंटिन्यूअस सीरीज है, इसमें ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है अखंडित श्रेणी या कंटिन्यूअस या सतत श्रेणी। तो आप देखें 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से कंटिन्यू चलेगी। इसमें कोई संख्या अगर नहीं है तो भी वो इसमें आ जाएगी, जबकि खंडित में हमने देखा 9 नहीं लिखा था, पिछले जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें, और इसके सामने फ्रीक्वेंसी। अब देखें हमने इसकी पहचान भी समझी। इसकी पहचान हो गई ग्रुप, यानी जो एक्स है, एक्स ग्रुप के रूप में होगा, और फ्रीक्वेंसी, तो ये इसकी पहचान हो गई। जब आपके ग्रुप और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो वो आपकी कहलाती है कंटिन्यूअस सीरीज। ये आपके फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ जिसमें हमने सीरीज को देखा, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। टोटली आज हमने बेसिक जो क्लासिफिकेशन है उसमें पहले पार्ट में गुणात्मक वर्गीकरण, फिर संख्यात्मक वर्गीकरण सीखा। संख्यात्मक वर्गीकरण जो है उसमें हमने सीखे क्लास लिमिट्स, क्लास इंटरवल, उसके बाद में मिड वैल्यू, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी के बाद में सीरीज। 3 तरह की श्रेणियां होती हैं, यहां तक हमने देखा। मैं
इसी का ही जो वर्गीकरण का ही पार्ट 2 और लूंगा। वर्गीकरण के पार्ट 2 में मैं आपको कुछ और एक्सरसाइज और इसी तरह की संख्याओं से संबंधित बातें मैं आपको सिखाऊंगा। आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इस चैनल की जो मूल थीम है वो सिर्फ है एजुकेशन फॉर ऑल। हम कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हर विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र का हो, और हम इसमें प्राथमिकता दे रहे हैं हिंदी मीडियम को। जैसा कि हम ये मानते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम है उसमें बहुत वीडियोस मिल जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जो हिंदी मीडियम विद्यार्थी हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सिखा सकें। इंग्लिश मीडियम के आधार पर भी इसमें काफ़ी शब्दों को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उपयोग लेते हैं, क्योंकि चाहे मीडियम कोई भी हो, आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको इंग्लिश में आनी ज़रूरी होती है, इसलिए हम उसका भी उपयोग करते हैं। तो आप जो भी आपका सजेशन हो आप हमें ज़रूर लिखें। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का यही